नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। एंशिएंट इंडिया का ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। 8 लेक्चर इसके पहले हमने देख लिया है, उसको आप लोग जरूर कर लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करा दी है, वो देख लीजिए। इस वक्त हमने जनवरी से जुलाई तक का करंट अफेयर ऑलरेडी किया हुआ था, प्लस अभी मैंने दिसंबर और नवंबर की पार्ट 2 बची हुई है। पार्ट 2 करंट अफेयर मैं कोशिश करूंगा कल करा दूंगा, तो आपका नवंबर करंट अफेयर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, जनवरी का करंट अफेयर खत्म करेंगे, फिर एक आगे और एक पीछे, ऐसे करते करते आने वाले ड्यूरेशन में आपकी करंट अफेयर भी पैरेलली समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो किसी भी चीज का लोड नहीं लेना है। हाँ, मैंने पहले आपसे बोला है कि जैसे एंशिएंट इंडिया कंप्लीट होगा तो थोड़ा मेडुअल रोकूंगा। मेडुअल के पहले मैं क्या करूंगा, आपकी एक तो आपकी क्लासेस जाएगी लगातार, वो जो क्लासेस रहेंगी वो बिना ब्रेक के अराउंड 11 से 12 क्लासेस रहेंगी आपकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी की, तो वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी के साथ मैं कोशिश करूंगा अगर पैरेलली 2 सब्जेक्ट स्टार्ट हो पाए तो 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, जो आपसे वादा था कि आपके सारे के सारे सब्जेक्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हम लोग फ्री ले लेंगे, किसी को कोई पेड बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, तो निश्चिंत रहो। हाँ, एक बार वीडियोस को शेयर जरूर कर दो। एक शिकायत आपकी ये है कि मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की अभी अपनी नोट्स शेयर नहीं किया, तो हम शेयर कर देंगे। निश्चिंत रहो, आज अब जब ये क्लास जाएगी ना, तब तक आपके हाथ में पीडीएफ भी रहेगा। ठीक, निश्चिंत रहना इस बात के लिए। आज तक की क्लासेस पूरी शेयर कर देंगे। मौर्यन पीरियड आज हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले मौर्यन पीरियड में हम क्या देखेंगे कि भाई इसका सोर्सेस क्या है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है, इसके लिटरेरी एविडेंसेस क्या है, वो समझेंगे। इसके बाद से हम लोग जो मौर्य वंश के 3 महान पिलर है, हालांकि 2 ही बड़े पिलर हैं। ठीक है, बिंदुसार की उपलब्धि बस यही है कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है और अशोक का पिता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य देखेंगे, बिंदुसार देखेंगे, अशोका देखेंगे। अशोका को डिटेल में देखेंगे। अशोका चाहे धर्मा की बात हो, चाहे अशोका के वृहत शिलालेख की बात हो, वृहत शिलालेख में ही हमको धर्म यात्राओं की चर्चा मिलती है, तो अशोक की धर्म यात्राओं की चर्चा देखेंगे। सप्त स्तंभ लेके देखेंगे, लघु स्तंभ लेके देखेंगे, और कैसे कैसे फिर डिक्लाइन इरा आता है। ठीक है, क्योंकि इन 3 शासकों के बारे में के अलावा हमको चौथा किसी को पढ़ना ही नहीं है, आता ही नहीं है क्वेश्चन, और कुछ है भी नहीं हिस्ट्री। ठीक है, जानकारी भी बहुत अल्प मिलती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। वो टॉपिक हमारा है मौर्यन पीरियड। तो हमने कल आपको बताया था कि भाई कि घनानंद, हमने इंट्रो क्या कर लिया था, कल ही देख लिया था। इंट्रो क्या था कि भाई अलेक्जेंडर अटैक कर रहा है, अलेक्जेंडर अटैक कर रहा है और तक्षशिला पे अटैक हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कौटिल्य जाते हैं, कौटिल्य को ही हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। और वो घनानंद को क्या करते हैं भाई, सचेत करते हैं कि आपको अपनी आर्मी लेके कहां पहुंचना चाहिए, पश्चिमोत्तर भारत पहुंचना चाहिए या पश्चिम वाले बेल्ट में पहुंचना चाहिए, और वहां से भारत की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन घनानंद उनकी बात को नहीं समझेगा, वो मना करेगा। भाई किसकी इतनी औकात जो छोड़े इस दिलेर को, मतलब अपने आप को दिलेर मानता था। ठीक है, तो वो कहता था भाई गर्दिश तो मेरा चल ही नहीं रहा है। ठीक है, अलेक्जेंडर की क्या औकात है, और होता भी है। आपको पता है कि अलेक्जेंडर ने घनानंद की सेना को देखते हुए ही अलेक्जेंडर की सेना सरेंडर करती, कहती भाई हम लड़ ही नहीं सकते हैं, हम भारत में एंटर ही नहीं करेंगे। समझना बात को। लेकिन चाणक्य का ये था भाई आप शासक हो ना, शासक हमेशा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होता। आप तो तैयार ही नहीं हो, आप बिल्कुल तैयार नहीं हो, आप अपने यासी में मौजूद हो। तो यहीं से जब चाणक्य का अपमान होता है और चाणक्य की मुलाकात होगी किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से, और मौर्य को वो ठान लेंगे कि चंद्रगुप्त को एक दिन में भारत का शासक बना के छोड़ूंगा, और होता भी है, चंद्रगुप्त को शासक बना देते हैं। ये अखंड प्रण के नाम से जाना जाता है। अब देखो हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य को ध्यान से समझते हैं। मौर्य पीरियड की जानकारी इस ड्यूरेशन में हम लोग जितनी भी बातें पढ़ रहे हैं, तो वो कई सारे सोर्सेस से जानकारी हमको मिलती है। जैसे मौर्य पीरियड, अभी मैं चंद्रगुप्त की बात नहीं कर रहा हूं, हम ओवरऑल मौर्य पीरियड की बारे में बात कर रहे हैं। तो चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बिंदुसार के समय भी प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे चाणक्य, जिसको हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, जिस बुक का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बुक का नाम देख के आपको लगेगा कि ये इकोनॉमी पे लिखी गई एक बुक है, लेकिन मेरे भाई ध्यान देना, ये एक पॉलिटिकल बुक है। ठीक है, इसका संबंध अर्थव्यवस्था से नहीं है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन बन के आता है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, विशाखा दत्त का क्या हो, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस क्या है, तो एक नाटक है। तो विशाखा दत्त का जो मुद्रा राक्षस नाटक है, उसमें भी मौर्य ड्यूरेशन के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद से हम आगे अगर बात करें तो सोमदेवकृत जो कथा सरित सागर है, सोमदेव नाम में क्या है, सोमरस है, और इनकी लिखी गई बुक का नाम क्या है, कथा सरित सागर। तो सागर, ठीक है, तो सोमरस है और सागर, इससे मैच करा लोगे तो आपको समझ में आएगा कि सोमदेव ने ही क्या किया था, सोमदेव ने लिखा था कथा सरित सागर को। ठीक है, पतंजलि का जो महाभाष्य है, रास्तरंगिणी जो है, कल्हड़ की जो रास्तरंगिणी है, ये सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस है किसके, तो मौर्यन पीरियड के। एक बार अगर मैं लिख दूं आप सबको, क्योंकि प्रीलिम्स में कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो लिटरेरी सोर्सेस के बारे में लिख रहा हूं, तो यहां पे ध्यान देना। मैंने आपको क्या बताया कि भाई लिटरेरी सोर्सेज में आपकी अर्थशास्त्र आती है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, राजतरंगिणी अगर हम लोग बात करें, हालांकि राजतरंगिणी, चलो लिखो पहले समझाता हूं। राजतरंगिणी
के थ्रू कल्हड़ यही बताते हैं, अशोक को प्रथम शासक बताते हैं कि कश्मीर का वो प्रथम शासक था और इनके द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई। वो कहते हैं मतलब इनडायरेक्टली कहने का मतलब है, रास्तरिंगड़ी बताती है कि कश्मीर पे कंट्रोल था किसका, मौर्यन पीरियड का कंट्रोल था, मौर्यंस का कंट्रोल था, अशोका का कंट्रोल था, जो बताता है कि इनकी उत्तरी सीमा, हालांकि ध्यान देना इनकी पश्चिमोत्तर विस्तार तो अफगानिस्तान तक है, लेकिन हिमालय के तराई क्षेत्र, हिमालय के चोटी तक इनका पहुंचता, ये रास्तरिंगड़ी बताती है। ठीक है, इसके बाद से मैंने मुद्रा राक्षस का नाम लिया था, हम लोग मुद्रा राक्षस लिख सकते हैं। मुद्रा राक्षस के बाद से हमने आपको कथा सरित सागर बोला, कथा सरित सागर। ठीक है, इनके रचयिता का नाम हमको दिमाग रखना है। तो कथा सरित सागर कौन हो गया, तो ये हो गया सोमदेव, कथा सरित सागर सोमदेव। मुद्रा राक्षस कौन हो गया, विशाखा दत्त। रास्तरंगिणी कल्हड़। अर्थशास्त्र की जानकारी कौन होंगे, तो कौटिल्य जी, कौटिल्य। अच्छा, इतनी ही बुक्स नहीं है इसमें, एक तो खैर मैंने महाभाष्य छोड़ ही दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बौद्ध और जैन, क्योंकि ये ड्यूरेशन क्या है, ये ड्यूरेशन अभी हमने देखा कि मगध का उत्कर्ष हो रहा है, और मगध जब 16 महाजनपद बढ़ रहे थे तो उस समय हमने धार्मिक क्रांतियां पढ़ी हैं। लेक्चर नंबर 7 में हमको लगता है 6 में हमने धार्मिक क्रांतियां पढ़ी है, जिसमें हमने जैन धर्म फिर बौद्ध धर्म पढ़ा है। ठीक है, तो जैनिज्म और बौद्धिज्म का उद्भव है, तो उसका प्रसार हो रहा है, तो यही शासक तो समर्थन कर रहे हैं। जैसे जैन धर्म का समर्थक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। तो यानी जैन जो ग्रंथ हैं, जो जैन बुक्स हैं, वो भी बताती होंगी किसके बारे में, वो भी बताती हैं मौर्यन पीरियड के बारे में। ध्यान देना, आगे चल के मैं आपको बताऊं कि जो बौद्ध ग्रुप्स हैं वो भी बताती है किसके बारे में, मौर्य पीरियड के बारे में। जैसे आप ध्यान देना, दीपवंश, महावंश, ठीक है, दिव्यावदान, महाबोधि वंश, ये सब जानकारियां किसकी देती हैं, ये सब जानकारियां देती हैं आपकी, ये सब बौद्ध लिटरेचर्स हैं जो जानकारियां देती है मौर्यन पीरियड की। तो यहां से आपको कभी भी कौन सी बौद्ध ग्रंथ है, कौन सा जैन ग्रंथ है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो भी दिमाग रखना। केवल पकड़ने का सिंपल तरीका, अगर वंश वर्ड लिखा है तो वो बौद्ध ग्रंथ है, अगर सूत्र वर्ड लिखा है जैसे भगवती सूत्र, तो वो किसकी है, वो जैन ग्रंथ है। जानना, जैसे भगवती सूत्र मैंने आपको बोल दिया, ठीक है, कल्प सूत्र बोल दिया, तो हमने यहां पे क्या बताया, हमने आपको बोला कि भाई दीपवंश, महावंश और महाबोधि वंश, दिव्यावदान, दिव्यावदान, ठीक है, इसका समझ में महावंश, दीपवंश, और आपको हो गया महाबोधि वंश। वंश, ये क्या हो गया, ये सारे के सारे आपके बौद्ध बुक्स हो गए, बौद्ध लिटरेचर्स हो गए। तो कल को बौद्ध लिटरेचर्स के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो आपको दिव्यावदान, महावंश, दीपवंश, महाबोधि वंश, इन पे चर्चा कर दो। ये भी क्या बात होती है, ये भी बताती हैं जो वंशावलियां हैं या राजाओं के संदर्भ में बहुत सारी जानकारियां देती हैं। जैसे दीपवंश और महावंश बताता है कि बेसिकली हरियंग डायनेस्टी, हालांकि ये हरियंग डायनेस्टी के संदर्भ में जानकारी देती है। ठीक है, मतलब जो मैं बताने जा रहा था कि 52 सालों तक इनका शासन रहा। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है, बहुत सारी बुक्स अभी हम देखें। जैसे दिव्यावदान क्या बताती है, दिव्यावदान बताती है कि मौर्यंस पीरियड में क्या हुआ था कि जब अशोका था दंदना, तो अशोका नहीं, बिंदुसार का ड्यूरेशन था, तो बिंदुसार के ड्यूरेशन में तक्षशिला में क्या होता, विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। ठीक, तो इस समय विद्रोह, क्षेत्रीय विद्रोह होते थे, इस बात की जानकारी कौन दे रहा है, इस बात की जानकारी हमको बौद्ध लिटरेचर्स दे रही हैं। समझना बात को, बिंदुसार के ड्यूरेशन में तक्षशिला में एक रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था शासन के खिलाफ, जिसको दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। तो अशोक की योग्यता से यहीं से आप परिचय करना। अशोक शासक बनने के पहले पेपर में क्वेश्चन क्या था, तो उज्जैन का राज्यपाल हुआ करता था। तो ये क्या जा रहा है, ये जा रहा है तक्षशिला में विद्रोह दबाने के लिए। ठीक, तो ये सब जानकारी हमको कहां से मिलती है, तो ये जानकारी हमको दिव्यावदान से मिलती है। तो इससे प्रूफ होता है ना कि ये सारी कुछ न कुछ जानकारियां मौर्यन पीरियड के बारे में देती हैं। इसी तरीके से ध्यान देना, आपकी कल्पसूत्र की बात करें हम लोग, परिशिष्ट पर्वन की बात करें, जो कि बेसिकली कैसी बुक्स है, जो कि आपकी जैन बुक्स है। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं इन दोनों बुक्स के बारे में। आपको हो गया कल्पसूत्र, और परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन। तो कल्पसूत्र किसकी बुक है, ध्यान देना, और परिशिष्ट पर्वन किसका है, ये ध्यान देना। तो कल्पसूत्र आपको हो गया भद्रबाहु का, भद्रबाहु, ठीक है, और परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र,
हेमचंद्र, ये दोनों क्या है, जैन बुक्स हो गए। तो हमने यहाँ पे जो लिटरेचर सोर्सेज हैं उनको समझ लिया। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी बहुत सारी जानकारियां देती हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आपका गिरनार या जूनागढ़ का अभिलेख आ जाएगा, ठीक है, सौगौरा जो ताम्रपत्र आ जाएगा, ठीक है, महास्थान अभिलेख आ जाएगा, इंस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये भी जानना। आर्कियोलॉजिकल में क्या क्या हो गया, तो आर्कियोलॉजिकल में केवल एग्जाम्पल आप दे जाओ, जूनागढ़ या हम लोग कह सकते हैं गिरनार का अभिलेख, ठीक है, सीधे गिरनार का अभिलेख ले लेते हैं। गिरनार का अभिलेख, ये गिरनार अभिलेख बताता है कि पश्चिमोत्तर तक या पश्चिम के भाग तक, सौराष्ट्र तक इनका साम्राज्य विस्तार था। ये गिरनार का अभिलेख बताता है। अगर हम लोग इसके अलावा और बात करें तो मैंने आपको बताया सौगोरा ताम्रपत्र, सागोरा ताम्रपत्र। बहुत ध्यान से देखना, जो जो चीजें मेरे भाई आपको बताते चलना है। महास्थान अभिलेख, महास्थान अभिलेख, ये बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जो ये बताते हैं कि भाई कि मौर्यन पीरियड के बारे में। जैसे मैंने आपको गिरनार अभिलेख के बारे में बताया। गिरनार अभिलेख क्या बताता है, गिरनार अभिलेख जो यानी या जूनागढ़ अभिलेख बताता है कि भाई कि पश्चिम भारत सौराष्ट्र तक क्या होता कि पहुंचता किसका, मौर्यों का पहुंचता। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे विजय प्राप्त की थी। अभी आपको सुदर्शन लेख बना पढ़ाएंगे यहीं पे, तो वहां पे और भी क्लियरिटी के साथ आपको चीजें समझ में आएंगी। तो गिरनार अभिलेख क्या करता है, यानी सीमा विस्तार समझाती है। सौगोरा ताम्रपत्र और महास्थान ताम्रपत्र बताता है कि एक बार क्या हुआ था कि यहाँ पे फेमिन की स्थिति, अकाल की स्थिति आई थी और राज्य के द्वारा क्या किया गया थे, सहायता जो राहत सामग्रियां वो उपलब्ध कराई गई थी। तो यहाँ से क्या, फेमिन यानी अकाल के संदर्भ में जानकारी मिली थी, अकाल की जानकारी, ठीक है। अब देखो, बुरे से बुरा राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्यों पे से अच्छा होता है, बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्यों से अच्छा होता है। ये स्टेटमेंट किसका था, आपको मैंने पढ़ा चुका है, वहीं से समझ जाओ। देखो हमारा एक सरकार था, हमारे ड्यूरेशन में क्या हुआ, हमारे ड्यूरेशन में अकाल आती है तो शासक वर्ग क्या कर रहा है, राहत सामग्रियां उपलब्ध करा रहा है। हमने हड़प्पा पीरियड में क्या देखा, हड़प्पा पीरियड में हमने अन्नागार देखा। अन्नागार क्या थे, अन्नागार भी राहत सामग्री की, भाई कोई स्थिति ऐसी आ गए कि हमारे लोगों को भोजन की सुविधाएं, आज के पीडीएस सिस्टम से आप लोग समझना, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, एमएसपी पे खाद्यान्न की खरीद कर रही है और सस्ते दामों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उसको जो हमारे गरीब वर्ग हैं उनको डोनेट कर रही है, भाई कम शुल्क में, नाम मात्र के शुल्क में दे रही है। तो अगर आपके पास कल्याणकारी सरकार है तो वो ये करेगी, राहत सामग्री उपलब्ध कराएगी, और नहीं है तो क्या करेगी, फिर वो भाई आपके टैक्सेस को बंद नहीं करेगी, आपकी स्थिति दुर्लभ हो जाएगी। इस बात की जानकारी, फ्रेमिंग की जानकारी कहां से मिलती है, तो सौगोरा ताम्रपत्र अभिलेख या महास्थान ताम्रपत्र अभिलेख के माध्यम से जानकारी मिलती है। उम्मीद करेंगे मेरे भाई ये इतनी चीजों को आप लोग बढ़िया से समझ गए। यहां तक समझ में आ गया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, हाँ सर इतना तो समझ गया। अब हम लोग इसकी आगे की बात करते हैं, वो है चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में। देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो यूनानी लिटरेचर इतिहासकार है, यूनानी इतिहासकारों के द्वारा इनके लिए एक नाम का यूज किया गया है और वो नाम है सेंड्रोकोट्स। यूनानी जो इतिहासकार है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक नाम का प्रयोग करते हैं और वो नाम क्या है, सेंड्रोकोट्स। सेंड्रोकोट्स। अब आप बोलोगे सर ये आप कैसे कर सकते हो कि सेंड्रोकोट्स ही क्या है, बेसिकली चंद्रगुप्त है। ये आप कैसे इतने दावे के साथ कर सकते हो कि सेंड्रोकोट्स ही क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य है। तो मैंने नहीं कहा था, एक विदेशी इतिहासकार है जिनका नाम है विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स ने जब यूनानी लिटरेचर्स को पढ़ा और भारतीय इतिहास को पढ़ा तो दोनों में संबद्धता दिखाई पड़ी। तो इस आधार पर वो कहते हैं कि सेंड्रोकोट्स ही क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य है। अर्थात सेंड्रोकोट्स वर्ड जो प्रयोग किया गया है वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयोग किया गया है, यानी यहाँ पे क्या है, गंगाधरी शक्तिमान है, ठीक है। तो सेंड्रोकोट्स ये कौन बताता है, तो ये विलियम जोन्स बनाते हैं। विलियम जोन्स के द्वारा ये बात बताई गई क्या, कि चंद्रगुप्त मौर्य ही क्या है, सेंड्रोकोट्स, यानी इनके लिए ही प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यूनानी, अगर हम लोग यूनानी इतिहासकारों को, जैसे सिकंदर के साथ जो यूनानी इतिहासकार आए थे उनमें नियार्कस था, ठीक है, ओनेसिक्रिटस था, अरास्टोबुलस था। ये पेपर में क्वेश्चन बन के आता भी है, तो हम लोग यहाँ पे चाहो तो लिख भी लो, अलेक्जेंडर, यहाँ पे है ना अलेक्जेंडर, नोट्स दूंगा तो आपको मिल जाएगा। हम लोग कह सकते हैं सिकंदर कालीन इतिहासकार, सिकंदर कालीन इतिहासकार जो सिकंदर के साथ आए थे उनके बारे में बात कर रहा हूं। पेपर में क्वेश्चन आता है इसलिए ध्यान देना मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन बन के आता है, आप लोग ध्यान देना। तो इसमें 3 इतिहासकार फेमस है, नियार्कस का नाम है, ओनेसिक्रिटस का नाम है और अरिस्टोबुलस का नाम है, ठीक है। तो इसमें आपका नियार्कस, ठीक है, और ओनेसिक्रिटस
ओनेसिक्रिटस अरिस्टोबुलस, ब्यूलस, ये मेनली क्या है, ये सिकंदर कालीन इतिहासकार है, ये सिकंदर कालीन इतिहासकार है। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन बन के आता भी है कि सिकंदर कालीन इतिहासकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, ध्यान देना। अब समझो, हम लोग सिंड्रोकोट्स तो ये समझ गए, तो यहां से क्या है ना, ये पूरी कहानी चलो हम लोग समझ गए। इसके बाद से हम लोग आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी समझ गए। अब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य को डिटेल में देखते हैं। ठीक है, हमने यहां से तो स्टार्ट ही हो गया था। अब बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर कब बैठा, कि भाई प्रथम भारतीय शासक है जो इतना विशाल, अब समझो मौर्य पीरियड केवल साउथ में आप छोड़ दो तमिलनाडु वाला बेल्ट, और ईस्ट में आप नॉर्थ ईस्ट वाला बेल्ट छोड़ दो, उड़ीसा तक कंट्रोल था। कलिंग वार हम लोग पढ़े ना, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि उड़ीसा तक, यानी ईस्ट में कंट्रोल है, बस नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन नहीं, इतना हिस्सा छोड़ दो। आज का अफगानिस्तान, आज का पाकिस्तान, यहाँ पे भाई चाहे वो आपकी जम्मू कश्मीर वाला बेल्ट, वो संपूर्ण क्षेत्र पे किसका कंट्रोल है, तो एकमात्र शासक अशोक। और जिसकी शुरुआत किसने की, शुरुआत की चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है भाई, मगध ऑलरेडी इतना बड़ा अंपायर था, घनानंद का अंपायर कोई छोटा सा अंपायर थोड़ी नहीं था, और घनानंद को हरा के कौन आ रहा है, चंद्रगुप्त आ रहे हैं। तो एक तो जैसे हरा है उनका सारा अंपायर किसके पास आ गया, आगे चंद्रगुप्त मौर्य की बात। जो चुटपुट क्षेत्र बचे थे, जैसे सौराष्ट्र वाला बेल्ट बचा था, उसको जीत लिए। ठीक है, अभी कुछ विदेशी आक्रांताओं को भी जीतेंगे, तो दहेज में अफगानिस्तान के कई सारे एरियाज पाए जाते हैं। तो यानी इनका साम्राज्य विस्तार नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप समझ गए चंद्रगुप्त मौर्य के ड्यूरेशन में कितना कहा था। बस अब कलिंगा वाला बेल्ट, कश्मीर भी अशोक ने जीता था। कश्मीर भी किसने जीता था, तो कश्मीर भी अशोक ने जीता था। कलिंगा किसने जीता, तो अशोक ने जीता। ये दो चीज आप लोग दिमाग में रखेंगे कि ये अशोक कालीन विजय है। सौराष्ट्र किसने जीता, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 322 ईस्वी पूर्व यानी बीसी में लिख सकते हैं, 322 बीसी में ये सिंहासनारोहण हुआ, यानी इसने सिंहासन आसीन किया, सिंहासनारोहण हुआ इसका, रोहड़। ठीक है, एक सेकंड में बोलता कि थोड़ा सा अगर क्लास को रोक देंगे। ठीक है, वो गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल कर वो गाना चला था, इसके लिए मैंने क्या किया, क्लास को थोड़ा पॉज कर दिया था। ठीक है, कोई नहीं, हमने 322 बीसी में सिंहासनारोहण हुआ ये देख लिया। अब समझो, मैंने आपको पहले बताया कि गिरनार हमले क्या होता है कि सौराष्ट्र पे किसका कंट्रोल था, सौराष्ट्र पे कंट्रोल था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो आता भी है कि प्रथम भारतीय शासक जिसने सौराष्ट्र पे कंट्रोल किया तो चंद्रगुप्त मौर्य है। पेपर में एक बार क्वेश्चन भी यूपीपीएससी ने बना के पूछा हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं यानी सौराष्ट्र पर नियंत्रण, सौराष्ट्र पर क्या हुआ, नियंत्रण इसने स्थापित किया। और जब सौराष्ट्र पे इसने नियंत्रण स्थापित किया, नियंत्रण, आपने सर सौराष्ट्र कहां पे है, तो आज के गुजरात में सौराष्ट्र पड़ता है, गुजरात में। और सौराष्ट्र पे जब इसने नियंत्रण स्थापित किया तो यहीं पे सौराष्ट्र में आपको सुदर्शन झील देखने को मिलती है। ठीक है, सुदर्शन झील, तो इसका राज्यपाल था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का एक राज्यपाल था जिसका नाम था पुष्यगुप्त, जानना। तो सौराष्ट्र का चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था पुष्यगुप्त, और पुष्यगुप्त के ही द्वारा, ठीक है, पुष्यगुप्त के ही द्वारा क्या हुआ था कि इस सुदर्शन लेक का निर्माण कराया गया था। तो पीटी में अभी क्वेश्चन बन जाता है कि सुदर्शन झील से किन किन शासकों का संबंध है, तो उसमें से एक शासक का नाम हमने देख लिया, चंद्रगुप्त मौर्य। बाकी शासक आप बताओ, एक शासक तो रुद्रदामन में बता दे रहा हूं, कुछ एक खास शासक का नाम और बताओगे आप, यही क्वेश्चन है मेरा। कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए, जो जो लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ये सब जरूर काम करना। क्लास 1000 लोग देख रहे हो, 1000 ही सही। आप बताओ सुदर्शन झील से संबंधित तो अन्य शासकों का क्या नाम था, तो हमने सुदर्शन झील देख लिया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद से सीमा विस्तार, तो सीमा विस्तार ऑलरेडी हमने देख लिया, इसका सीमा विस्तार की अगर हम बात करें मौर्यन पीरियड का तो हमने ऑलरेडी देख लिया, तो सीमा विस्तार समझ लिया, तो छोड़ते हैं इसको। अब हम लोग को यहाँ पे एक कहानी जो समझनी है वो सेल्यूकस वाली कहानी समझनी है। सेल्यूकस क्या था, तो सेल्यूकस ससुर था, किसका, ससुर नहीं स्वसुर था। ठीक है, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। अब देखो ये बैक्टीरिया का शासक था, सेल्यूकस क्या है, बैक्टीरिया का शासक है, और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करेगा, चुनौती दे देगा। एक काम करो, तुम हमारे कुछ बेल्ट पे कंट्रोल कर लियो बैक्टीरिया का शासक, और उसको छोड़ दो। चंद्रगुप्त मौर्य बोलेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, तुमको जो करना है करो, बताओ। तो ये बोलेगा आओ चुनौती देते, तुम युद्ध करो सेल्यूकस। तो सेल्यूकस से क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई होगी और सेल्यूकस यहाँ पे पराजित होगा। तो हारे गए शासक को क्या होना पड़ता था भाई, कुछ इनाम देना पड़ेगा। तो सेल्यूकस को क्या करना पड़ेगा, कुछ इनाम देना पड़ेगा। इनाम के तौर पर क्या है, तो भाई पहली बात कि इसने बोला सेल्यूकस से कि काम करो कि तुम बेटे, हमारे पास बेटी है, शादी करा दो हमारी। तो ये क्या करेगा, इसकी पुत्री से विवाह करेगा। तो होता क्या है, पुत्री से विवाह होगा, संधि में क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस की पुत्री से विवाह होगा। चलो विवाह कर लिए,
तो विवाह के बाद हमको दहेज चाहिए, तो दहेज में क्या मिलेगा? तो दहेज में बोला कि आपको चार, अफगानिस्तान के चार प्रांत देते हैं, हेरात, कंधार, मकरान और काबुल। हेरात, कंधार, मकरान और काबुल, ये चार प्रांत ये क्या होगा? दहेज में प्राप्त करेगा, दहेज में प्राप्त करेगा, दहेज में प्राप्त हो गई। ये चार प्रांत क्या होगा? दहेज में प्राप्त हो गई। तो जाहिर मतलब जब दहेज मिल गया तो अब मुद्दे की बात क्या आती है? मुद्दे की बात ये आती है कि भाई अभी अफगानिस्तान किसके कंट्रोल में आ गया? इनका मतलब शासन का ये विस्तार दिखा रहा है, यानी अफगानिस्तान जो चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार था शासन का, पश्चिमोत्तर भारत में अफगानिस्तान तक हो जाता है, ठीक है, अफगानिस्तान तक। तो दहेज में ये प्राप्त हो गया, ठीक। अच्छा, इसने एक चीज और क्या बोली कि भाई हम आपको क्या करते हैं, मेगास्थनीज भेजते। सेल्यूकस बोला कि मेगास्थनीज बोलते आपके दरबार में जाएगा, और ये क्या था? ये एक राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो ये सेल्यूकस का राजदूत था। ये बोला कि भाई कि हम दामाद जी आपके दरबार में मेगास्थनीज जाएगा। मेगास्थनीज के द्वारा एक बुक लिखी जाती है, इस बुक का नाम है इंडिका। इंडिया के बारे में चूंकि ये जानकारी देती है तो इसलिए इस बुक को क्या कहते हैं? इंडिका जानते हैं, ठीक है, इंडिका के नाम से जानते हैं। अब देखो ये बुक बहुत सारी चीजों के बारे से ये बुक कहती है कि भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी। हालांकि ऐसा माना जाता है कि हो सकता हो कि यूनान में दासों की स्थिति बहुत खराब रही हो और भारत में दासों की स्थिति अच्छी रही हो, तो वो तुलना करके समझ नहीं पाए कि ये दास थे। वो भारत में जो वर्ग, जो क्लास मौजूद थे, जो क्लास उनके बारे में जानकारी देता है कि भाई इतने क्लास थे। वो भारत में शासन की समितियों के बारे में चर्चा हमको मिलती कहां से? इंडिका से मिलती है। सब हम लोग आगे समझेंगे, बस समझ जाओ कि इंडिका लिखने वाला जो मेगास्थनीज है वो यहीं से आया हुआ था, यहीं से आया हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब ये किस धर्म का फॉलोअर था? किस धर्म का फॉलोअर था? तो जैन धर्म का ये संरक्षक माना जाता है। कहा जाता है कि जैन धर्म का क्या था? संरक्षक था। जैन धर्म का संरक्षक था, संरक्षक था। और जैन धर्म का संरक्षक, जैन धर्म क्या कहती है कि भाई अगर प्राण त्यागने की सबसे जो बढ़िया विधि बताती है, हमने आपको चर्चा भी किया, उस विधि का नाम है संलेखना पद्धति। संलेखना पद्धति। तो ये संलेखना पद्धति से क्या? संलेखना पद्धति के बारे में ऑलरेडी चर्चा किया हूं। कोई ऐसा जो कहे कि सर मैंने आपकी जैन धर्म की क्लास देखी थी, आपने संलेखना पद्धति के बारे में चर्चा नहीं की थी, तो समझ जाओ ये उपवास के माध्यम से देह त्याग की एक पद्धति है। ये क्या है? तो ये उपवास के माध्यम से देह त्याग की पद्धति है। उपवास के माध्यम से देह त्याग की पद्धति है। और इसी पद्धति से क्या हुआ था? इन्होंने अपना देह त्याग किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और जानने की हम लोग कोशिश करें तो क्या जानेंगे? तो एक चीज इनके बारे में आती है कि भाई लैंड रेवेन्यू, ठीक है, ये कॉमन लैंड रेवेन्यू थी। हालांकि हम लोग बोले ये पूरी मौर्य पीरियड की यही कॉमन लैंड रेवेन्यू थी, लैंड रेवेन्यू। क्योंकि लैंड रेवेन्यू संदर्भ में ना जो स्टैंडर्ड कौटिल्य ने रखा था वही फॉलो किया गया है, ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू कितना था? तो नॉर्मली 1/6, ठीक है, 1/6 टोटल उत्पादन का 1/6 लिया जाता था। उत्पादन का 1/6 लिया जाता था, 1/6, ठीक है। और बाकी यहां पे मैंने आपको जानकारी दे ही दी है कि अकाल आया था इन दोनों जगहों से। कहां पे? मगध में। ये अकाल मगध में आया था। तो ये सारी चीजें हम लोग देख लिए। अब हमारी बात ये अगली बिंदुसार की। भाई यहाँ पे संलेखना पद्धति से जब अपना देह त्याग कर दिया तो अब क्या पढ़ना है? यहाँ से खत्म हो गया तो खत्म बवाल। अब हम लोग बिंदुसार के बारे में जानकारी लेंगे। तो बिंदुसार क्या था? तो भाई चंद्रगुप्त का बेटा था, योग्य बेटा था। बिंदुसार के संदर्भ में देखो, वैसे तो आप जानना चाहो तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमको जो जानना है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो एक चीज लिख रहा हूं, आप लोग बहुत ध्यान देना। अक्सर आप लोग फंस जाते हो पीटी में। यहाँ पे मैं 2 इतिहासकारों का नाम लिख रहा हूं। एक इतिहासकार है स्ट्रेबो, एक इतिहासकार है प्लिनी। एक इतिहासकार है स्ट्रेबो, यानी एक जानकारी जो मैं आपको बताऊंगा वो जानकारी स्ट्रेबो देते हैं, और एक जानकारी मैं आपको जो बताऊंगा वो जानकारी कौन देते हैं? प्लिनी देते हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों इतिहासकार हैं। अब ये इतिहासकार जानकारी क्या देते हैं? ये इतिहासकार ये कहते हैं कि एक शासक है जिसका नाम है एंटियोकस। एक शासक है जिसका नाम है एंटियोकस, और इस एंटियोकस नामक शासक ने बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत भेजा था जिसका नाम है डाइमेकस। क्या नाम है मेरे भाई? डाइमेकस। याद करा दूंगा, कभी पेपर में फंसोगे नहीं, ध्यान रखना। एक शासक, एक इतिहासकार जो प्लिनी है वो क्या बताता है कि एक शासक है जिसका नाम है टॉलेमी। टॉलेमी
द्वितीय। और इसने क्या, इसने एक जिसको राजदूत को भेजा था उसका नाम था फिलाडेल्फस। फिलाडेल्फस, फिलाडेल्फस को भेजा था। तो भाई टॉलेमी ने क्या किया, फिलाडेल्फस को बिंदुसार के दरबार में भेजा, और स्ट्रेबो ने क्या किया, तो स्ट्रेबो ने किसको भेजा, तो स्ट्रेबो ने भेजा बोला कि भाई ये डायमेकस आया था। अब समझो यहां पे आप स्ट्रेबो देख रहे हो ना, तो स्ट्रेबो में क्या है, स वर्ड है, स्ट्रेबो में क्या है, स वर्ड है। तो यानी एंटियोकस समझो कहां का था सकता, तो सीरिया का शासक था, सीरिया का शासक था, ठीक है। और प्लिनी कहता है कि भाई कि ये क्या कहा जा सकता, मिस्र का शासक था। टॉलेमी का शासक था, तो मिस्र का शासक था आपका जो ये था, ठीक है। तो ये मिस्र का शासक था, मिस्र का शासक था। तो अब आपको ये तो बता रहा था कि एक जो शासक है वो मिस्र का है और एक शासक जो है वो सीरिया का है। आप बोल जाते हो भाई कि किसने सीरिया वाले को लेके बोला था, किसने मिस्र वाले को लेके, तो स से सीरिया याद करना। तो स से स्ट्रेबो हो गया, स्ट्रेबो का सीरिया, तो दूसरा जो बचा वो प्लिनी का हो गया। अब देखो, तो जैसे आपको पता चला कि स्ट्रेबो ने सीरिया के शासक के बारे में बोला, उसका नाम है क्या है, एंटियोकस। उसका नाम क्या है, एंटियोकस, ठीक। अब एंटियोकस, तो नाम में देखो इसके कस वर्ड है, तो एंटियोकस ने जिस राजदूत को भेजा उसके नाम में भी क्या है, कस शब्द है। यानी डायमेकस किसका राजदूत रहा होगा, तो डायमेकस सीरिया का राजदूत था। अभी कभी भी आपको पता चलना तो क्या होगा, कस, तो एंटियोकस कहां का था, सीरिया का, तो इसका मतलब डायमेकस कहां का राजदूत था, तो वो सीरिया का राजदूत था। कल को आपको शासक ना पूछ के राजदूत पूछते तो। और जो फिलाडेल्फस दूसरा बचा वो कहां का राजदूत था, तो वो राजदूत था आपका मिस्र का राजदूत था। कहां का मेरे भाई, मिस्र का राजदूत था। ओके, ये बात समझ गए हम लोग, ठीक है। अब देखो यहां पे जो आप एंटियोकस देख रहे हो जो कि कहां का है, जो कि सीरिया का शासक है, तो बिंदुसार क्या किया था कि एंटियोकस से बहुत कुछ चीजें मांगा था। बिंदुसार ने एंटियोकस से कहा था कि भाई हमको कुछ चीजें चाहिए, जैसे डिमांड अगर मैं बात करूं, एक जगह हमको जानकारी मिलती है कि बहुत अजीबोगरीब डिमांड क्या हुआ था एंटियोकस यानी सीरिया के शासक से बिंदुसार ने किया था। उसने बोला था कि भाई देखो हमको एक चीज क्या चाहिए, एक तो बहुत जरूरी है मदिरा का, यहाँ पे मदिरा बढ़िया नहीं है, तो एक तो मदिरा तो मतलब, दूसरा सूखे अंजीर चाहिए हमको, सूखे अंजीर चाहिए, ठीक है। और तीसरा हमको भाई एक बढ़िया दार्शनिक चाहिए, बढ़िया दार्शनिक चाहिए, जिस जो अच्छी जानकारी रखने वाला हो। ये डिमांड किस रखी गई थी, तो ये सीरिया के शासक थे। तो आप सोचो सीरिया के में आज का सीरिया की आप तुलना करो और तब की सीरिया में, सोचो कितने योग्य दार्शनिक रहे होंगे कि भारत के एक महान सम्राट को, एक पहला जो अखंड सम्राट बन रहा है, वो कह रहा है कि भाई हमको क्या चाहिए, आपके ऐसे दार्शनिक चाहिए। और आज सीरिया की स्थिति देखो तो समझ जाओ, ठीक है, कि समय समय की बात है, ठीक है। जिसका जैसा नियंत्रण, जैसा होगा देश वैसा होगा बेस। तो सीरिया के भी क्या हाल समझ जाओ, तो वैसे लोग हैं मदिरा। अब ये क्या होता है, आप क्या सोचोगे कि क्या शासक भेजेगा, तो दार्शनिक की इंपॉर्टेंस देखो। तो सीरिया कहते भाई मैं अपने से दार्शनिक नहीं भेजूंगा, तो सीरिया ने नहीं दिया था, नहीं भेजा था, दार्शनिक नहीं भेजा था। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या नहीं दिया था, तो दार्शनिक नहीं दिया था। वो बोला कि भाई दार्शनिक तो नहीं भेजेंगे, नहीं दिया। और बाकी जो बचे अन्य दो चीजें हैं इनको प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, प्रदान किया। यानी बिंदुसार को बोला कि भाई एक काम करो, तुम मदिरा और सूखे अंजीर ले लो, लेकिन हम अपने यहां से दार्शनिक नहीं देंगे, दार्शनिक हम अपने यहां से आपको नहीं पहुंचवाएंगे, ठीक है। ये चीज समझना, दार्शनिक हम आपको नहीं पहुंचवाएंगे। बिंदुसार के संदर्भ में एक कहा जाता है कि इसकी जो टाइटल थी, इसके टाइटल के संदर्भ में चर्चा है कि ये अमित्र घात नामक टाइटल रखता था। अमित्र, अमित्र घात, अमित्र घात, ये क्या थी, ये बिंदुसार की टाइटल था, टाइटल। अब अमित्र का मतलब क्या है, अब इसको आप डिवाइड करो, अमित्र घात को आप डिवाइड करो, तो जब डिवाइड करते हो तो आपको समझ में आएगा क्या, यहाँ पे एक अमित्र वर्ड दिख रहा है, और अमित्र का मतलब क्या होता है, अमित्र का मतलब होता है शत्रु, शत्रु, और घात का मतलब क्या होता है, प्रहार, ठीक है, प्लस घात, शत्रु पर घात, यानी शत्रुओं का वध करने वाला इसने टाइटल दिया था। इसने अपने आप को क्या कहा, तो शत्रुओं का वध करने वाला कहा, खुद को इसने शत्रुओं का वध करने वाला कहा, शत्रुओं का वध करने वाला। ये टाइटल किसकी थी, तो ये टाइटल थी आपकी बिंदुसार की, ये टाइटल बिंदुसार का था। बिंदुसार के समय हमको पता होना चाहिए कि भाई विद्रोह हुए थे, तक्षशिला का विद्रोह हमने सीखा। तो तक्षशिला का जब, इसमें उज्जैन का राज्यपाल कौन है, उज्जैन का राज्यपाल अशोक है। तो बिंदुसार कहेगा अशोक से कि भाई तू जा तक्षशिला
और तक्षशिला में विद्रोह हुआ है, विद्रोह को दबा दे, तो विद्रोह को दबाने कौन जाता है, तो जाता है अशोक। इस बात की जानकारी हमको बिंदुसार के समय में, तो बिंदुसार के समय में तक्षशिला विद्रोह हुआ था, ये भी समझा। इसके समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, इसके समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, ये भी पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। और इसको दबाने कौन गया था, इस विद्रोह को समाप्त करने दबाने गया था अशोक को भेजा गया था, अशोक को भेजा गया, अशोक को भेजा गया। और अशोक क्या था, तो अशोक इस समय उज्जैनी का राज्यपाल है, उज्जैनी का राज्यपाल है, उज्जैनी का राज्यपाल है, उज्जैनी का राज्यपाल है। और यहीं से हमारा स्टार्ट हो जाता है आपका अशोक का, यहीं से अशोक का स्टार्ट होगा। देखो अशोक के बारे में बहुत सारी चीजें हम लोग कह सकते हैं, अशोक के बारे में मतलब जानकारियां, जैसे श्रृंगली अनुसूतियां क्या कहती हैं, तो श्रृंगली अनुसूतियां कहती हैं कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी, ये 100 भाई था। श्रृंगली अनुसूतियां, श्रृंगली अनुश्रुति क्या कहती है, अनुश्रुति क्या कहती है, कहा जाता है कि अशोक के ऊपर एक मूवी भी आई थी जो हमको लगता है कि शाहरुख खान की मूवी थी, ठीक है, उसमें ये शायद दिखाया भी घटनाक्रम। तो श्रृंगली अनुसूतियां कहती हैं कि अपने 99 भाइयों का वध किया था इसने, अपने 99 भाइयों का वध करके गद्दी प्राप्त किया था, भाइयों का वध किया था, वध किया था, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि अच्छा, आप जो 99 भाइयों की मारने की आवश्यकता क्या पड़ी होगी, ताकि गद्दी का कोई दूसरा हिस्सेदार ना हो, दूसरा मालिक ना हो, हम एकमात्र रहे, कभी भविष्य में कभी विरोध गद्दी के लिए कोई भाई खरीद ना पाए, ठीक है। तो 99 भाइयों की हत्या करती है अपने अपने, ये कौन कहता है, तो ये श्रृंगली अनुसूतियां कहती है। तो हमको अशोक के बारे में तो क्या पता चल गया कि भाई उज्जैनी का राज्यपाल था, तक्षशिला में विद्रोह हुआ, उसको दबाने गया, और श्रृंगली अनुसूतियां कहती है कि 99 भाइयों का इसने वध किया था। अच्छा, मौर्य पीरियड का अगर हम लोग वो जानने की कोशिश की कि भाई कि किस धर्म को संरक्षण दिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य से आपको पता चलता है कि इसने जैन धर्म को संरक्षण दिया, लेकिन अभी अशोका किसी और धर्म का संरक्षण देगा, ठीक है। ये शुरू में शैव धर्म का उपासक था, ये शुरू में क्या है, शैव उपासक है, ध्यान रखना। तो श्रृंगली अनुसूतियां अशोक के बारे में ये सब बातें बताती हैं, तो ये चीज हमने समझ गए, ठीक है। अशोक के बारे में, उज्जैनी का राज्यपाल, ठीक है, दिव्यावतार वाला बात समझ गए। हाँ, एक विरोध नेपाल में भी हुआ था, ठीक है, नेपाल में विद्रोह हुआ था लेकिन उसको दबाने कौन गया था, इसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन विद्रोह नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी हुआ था। अब अशोक के धम्मा को हम लोग समझते हैं, अशोक के धम्म को भी समझेंगे हम लोग, ठीक है, अशोक के धम्म को समझेंगे। या अगर कुछ और भी चीजें आप जानना चाहते हो अशोक के बारे में, तो अशोक के टाइटल्स को समझो कि अशोक का टाइटल क्या था, टाइटल। तो अशोक नाम हर जगह अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता है, अशोक के कुछ अभिलेख हैं जहां पे अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो कुल 4 अभिलेख हैं, मास्करी, गुर्जरा, नेट्टूर और उदयगोलम, ये 4 अभिलेख हैं जहां से अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो यहां पर लिख दूं मैं अगर, तो उस 4 अभिलेख का नाम है मास्की, ठीक है, गुर्जरा, ठीक है, नेट्टूर और उदयगोलम, याद रखना, उदयगोलम, यहां से इसका नाम क्या मिलता है, इन 4 जगहों से इसका नाम अशोक मिलता है, इन 4 जगहों से क्या नाम मिलेगा मेरे भाई, अशोक नाम मिलता है। वरना अन्य मुख्यतया इसके लिए जो इसका जो टाइटल यूज किया गया है वो देवानाम प्रियदर्शी, याद ना, वो देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी का टाइटल मिलता है। यानी देवानाम मतलब देवताओं का जो प्रिय हो, ठीक है, यानी ये अपने आप को ईश्वर की छाया, इनडायरेक्टली देवताएं का। ये टाइटल्स लोग क्यों लेते थे, ताकि पब्लिक क्या करे, पहली बात तो रिस्पेक्ट करे। जैसे मान लो आज अगर मोदी जी की रिस्पेक्ट ना रहे तो मोदी जी के आदेश को कौन मानेगा, ठीक है, लेकिन मोदी जी की क्या है, मोदी जी का रिस्पेक्ट है, पर हम लोग मानते हैं कि उन्होंने क्या बोला कि भाई गंगा माँ ने बुलाया है। तो भाई इतनी बड़ी लीडर्स को, जो भाई चाय बेचने वाले से स्टार्ट होता है और जिंदगी में यहां तो कुछ कर देता है, तो ऊपर वाले का आशीर्वाद था ही था, सीधी सी बात है। तो हम देखो अगर वो कहेंगे कि भाई ताली बजाना है तो ताली बजाएंगे, ताली बजाना है तो ताली बजाएंगे, वो जितने भी आइडियल बातें बोलेंगे वो सब हम लोग फॉलो करते हैं। तो राजा की बातों को जब तक जनता फॉलो नहीं करेगी तो राजा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये बताता है कि राजा को लेके कितनी रिस्पेक्ट है लोगों के बारे में, लोगों के अंदर। तो देवानाम प्रियदर्शी का इसने टाइटल लिया था अपने पास, ठीक है। अशोक तो नाम मिलता ही है, इसने बुद्ध साकी भी खुद को कहा है, ठीक है। मास्की का लघु शिलालेख बताता है कि अपने आप को बुद्ध साकी भी कहता था। इसने अपने आप को क्या कहा है, तो इसने अपने आप को बुद्ध साकी भी कहा है।
बुद्ध साकी कहा है, और बुद्ध साकी इसने स्वयं को कहा है, ये जानकारी हमको कहाँ मिलती है, तो मास्की अभिलेख से, मास्की अभिलेख नहीं बोलेंगे, लघु शिलालेख से हमको इस बात की जानकारी मिलती है, लघु शिलालेख, ऐसे सॉर्ट कर देता हूं, ठीक है। तो मास्की समझ, एक सेकंड रुक रही है, ठीक है, बहुत कुत्ते भूख रहे थे, ये सब थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। अब हम लोग अशोक के समय, देखो अशोक के बारे में कुछ भी जानना है तो अशोक के शिलालेख एवं अभिलेख ही बताते हैं, अशोक के बारे में जानकारी देते हैं। अब हम लोग देखेंगे अशोक के साम्राज्य विस्तार की भी जानकारी कौन देता है। अशोक के ड्यूरेशन में अगर हम लोग मौर्य पीरियड का साम्राज्य विस्तार देखें मेरे भाई, हालांकि पेपर में नहीं आएगा क्वेश्चन, लेकिन अगर हम लोग साम्राज्य सीमा देखें तो उस चीज की हमको जानकारी कहां से मिलती है, इस चीज की जानकारी भी हमको अशोक के अभिलेखों से मिलेगी। भाई अशोक के अभिलेख या शिलालेख क्या थे, तो अशोक अभिलेखों एवं शिलालेखों के माध्यम से क्या था कि लोगों को बताता था, लोगों को अपनी जो आदेश है उससे अवगत करा जाता था। तो अशोक शिलालेखों या अभिलेखों के माध्यम से जनता को आदेश देने वाला या अधिकारियों को आदेश देने वाला, नैतिक पाठ कराने वाला पहला शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से ऐसा काम किया है। तो साम्राज्य विस्तार भी हमको पता चलता है, जैसे अगर हम लोग ये साम्राज्य विस्तार में माने भाई, ये बाउंड्री मान लें भाई, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो सबको समझ में आता होगा कि भाई ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ है, सिंपल बात। तो इतना बड़ा क्यों करेंगे, ऐसे शॉर्ट में कर लेते हैं, ठीक, ओके, ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली जो आपका ये पश्चिमोत्तर वाला पार्ट है, तो पश्चिमोत्तर में ऐसा माना जाता था, ठीक है, ये थोड़ा सा पश्चिमोत्तर वाला हिस्सा मैंने ज्यादा निकाल दिया, लिखने के भी तो काम है, ठीक है, समझना। तो यहां पे पश्चिमोत्तर वाले भाग से बेसिकली पाकिस्तान और उधर अफगानिस्तान में तो पता क्या चलता है कि कुछ अभिलेख मिलते हैं, जैसे आपको मिलेगा यहां पे शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख, शहबाजगढ़ी मानसेहरा, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा का अभिलेख यहां से मिलता है। और शहबाजगढ़ी मानसेहरा का अभिलेख क्या है, ध्यान देना, तो ये खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। ये किस लिपि में लिखे हुए हैं, तो इसकी विशेषता ये कि ये खरोष्ठी लिपि में है, खरोष्ठी लिपि, ये कैसे हैं, तो खरोष्ठी लिपि में। तो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये हमने देख लिया। नॉर्थ में मैंने आपको पहले बताया था कि उत्तरी प्रशर क्या था, कि कल्हड़ क्या कहता है, कल्हड़ की राजतरंगी कहती है कि भाई नॉर्थ में इनका, आप देखो कश्मीर में इनकी पकड़ थी, कश्मीर में इनका कंट्रोल था। और मैंने कल्हड़ के बारे में बताया कि कश्मीर का पहला शासक वो मानता है किसको, अशोक को। यहां पे उसने एक मंदिर बनाया था जिसका नाम है अशोकेश्वर मंदिर, जानना, कश्मीर में एक इसके द्वारा मंदिर भी बनाया गया जिसका नाम है अशोकेश्वर मंदिर, अशोक एज ए ईश्वर, अशोकेश्वर मंदिर, ठीक है। यहाँ पे अशोक का मंदिर, अशोक के ऊपर मंदिर, अशोकेश्वर मंदिर, ठीक है। तो कल्हड़ ने ये सारी बातें बताती है। तो यानी नॉर्थ में इसका पकड़ था। मैंने नॉर्थ ईस्ट में कभी भी मौर्य अंपायर नहीं पहुंचा है, ठीक है। हमको ये तो पता कि पूर्व में कलिंग विजय हमने पढ़ाई है, तो पूर्व में उड़ीसा के दो स्थान धौली और जौघड़ से शिलालेख मिला है, ठीक है, धौली और जौघड़ से शिलालेख मिला है, धौली प्लस जौघड़ से। तो ये बताता क्या है कि इनका उड़ीसा में इनका साम्राज्य विस्तार रहेगा। और हम लोग कलिंग वार से समझते भी हैं कि उड़ीसा में इनका साम्राज्य विस्तार था, कलिंग वार से हमको समझ में आता है। अगर हम लोग इनकी दक्षिणी सीमा देखें तो द्वितीय शिलालेख में वो दक्षिण के कुछ राज्यों का नाम बताते हैं, जिसमें वो कहते हैं चोल थे, पांड थे, सतीपुत्र थे, केरल पुत्र थे। तो यानी इनका जो बाउंड्री था ना, ये सीमावर्ती, वो कहते हैं ये मेरे सीमावर्ती राज्य है, ये मेरे सीमावर्ती राज्य है, यानी कर्नाटक तक इनका विस्तार होगा, क्योंकि कर्नाटक केवल तमिलनाडु और थोड़ा सा केरला जो पोर्शन है वहां पे आपको ये सारे राज्य देखने को मिलते हैं। तो यानी दक्षिणी विस्तार इनका कहा था, कर्नाटक तक था। और अगर हम लोग पश्चिमी विस्तार की बात करें तो हमने आपको पहले ही बताया कि भाई सौराष्ट्र जीते हुए थे, तो सौराष्ट्र इनका क्या था, पश्चिमी विस्तार था। ये सारी बात समझ गए, ठीक है। यहाँ पे द्वितीय, ये कर्नाटक वाला सीमा कैसे पता चलता है, तो द्वितीय शिलालेख से पता चलता है। अभी हम लोग द्वितीय शिलालेख पढ़ेंगे तो वहां पे देख लेंगे कौन कौन से सीमावर्ती रास्ते हैं द्वितीय शिलालेख से। द्वितीय शिलालेख में वो दक्षिणी सीमावर्ती राज्यों का नाम बताता है, दक्षिणी सीमावर्ती देशों का नाम कौन बताता है, तो दक्षिणी सीमावर्ती देशों का नाम उल्लेख आप क्या करते हैं, ठीक है, द्वितीय शिलालेख में, जो कि हमको इनकी बाउंड्री बताती है। ये कहते हैं कि भाई ये है, उसमें नाम मैंने आपको बताया,
अभी हम लोग द्वितीय शिलालेख में डिटेल में देखेंगे। तो यहां से हम लोग समझ गए कि सीमा विस्तार के संदर्भ में हमको सारी जानकारी मिल गई, ठीक है, सीमा विस्तार के संदर्भ में सारी जानकारी मिल गई, ठीक है। कलिंगा युद्ध हमको कब हुआ था? तो अभिषेक के शासनारोहण के 8वें वर्ष, ध्यान देना, अशोक के शासनारोहण के 8वें वर्ष कलिंगा वार हुआ है 261 ईस्वी पूर्व में। तो यहीं पे ध्यान देना, उड़ीसा से ही यहां पे अशोक के शासन के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक है। कब? तो अशोक के शासन के 8वें वर्ष, ठीक है। और इस चीज की हमको जानकारी कहां मिलती है? तो इस चीज की जानकारी हमको 13वें शिलालेख से मिलती है, 13वें शिलालेख से इस चीज की हमको जानकारी मिलती है, ठीक है, कि 8वें वर्ष क्या था, इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा हुआ था, ठीक है। और यहीं से अशोक का मन विचलित भी हो जाएगा, ठीक। अब देखो 7वें वर्ष इन्होंने कश्मीर की लड़ाई लड़ी थी, तो कश्मीर विजय इन्होंने पहले की थी, फिर कलिंगा विजय किया था, क्योंकि हमको पता है कलिंग युद्ध के बाद ये नॉर्मली लड़ाई नहीं करेंगे, ये बोलेंगे कि हमको कोई छेड़ेगा नहीं तो हम किसी को छेड़ेंगे नहीं। और चूंकि इतनी प्रतापी शासक थे तो इनको कोई छेड़ता नहीं है, कुछ कुछ जगहों पे विरोध होते हैं जिसको ये दबा देते, ठीक है। अशोक के धर्म क्या थे? तो अशोक का धर्म समझो कि ये ऐसे नैतिक सिद्धांतों का समुच्चय था, ऐसे नियमों या हम लोग कह सकते हैं कि कानूनों का समुच्चय था जो प्रजा में के नैतिक उत्थान में भूमिका निभाता था, ठीक है। तो प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की थी, जिन नियमों का समुच्चय प्रस्तुत किया था, वही अशोक का क्या है? धम्म है। तो प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, उत्थान हेतु ये क्या था? यह कानूनों का समुच्चय था। नैतिक उत्थान हेतु यह कानूनों का समुच्चय था। आगे समझ में, यह कानूनों का समुच्चय था। यह बात हम लोग इजीली समझ गए कि प्रजा के नैतिक उत्थान है तो ये क्या है? कानूनों का समुच्चय। तो अब इतनी बात समझ गए। अब बात देखिए इसमें कौन कौन सी बात थी। तो यह इसमें अशोक बताते भी हैं कि हमारे धर्म में कि इस धर्म को फॉलो करने में किन किन चीजों को आपको पता रहना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको करनी होंगी। तो ये कहते हैं कि भाई आपको, आपके अंदर क्या होना चाहिए? साधुता होनी चाहिए, आपके अंदर मृदुता होनी चाहिए, आपके अंदर क्या होना चाहिए? आपके अंदर दया भाव होना चाहिए, दान भाव होना चाहिए, आप अतिथि कल्याण की तरफ जाओ, अल्प पाप करो, ठीक है। तो मृदुता ये कहते होनी चाहिए, दयालुता होनी चाहिए, ठीक है, अल्प पाप करो। पाप जात तो भाई आप रोक ही नहीं पाओगे, लेकिन आप क्या करो, कोशिश करो जितना कम से कम पाप कर पाए वो करो, ठीक है। दान, दया, जन कल्याण, अत्यधिक जन कल्याण करो। ये सारी बात बताते हैं कि भाई क्या क्या चीज करो। साथ ही साथ वो कहते हैं भाई किन किन चीजों से हमारा धर्म जो है ना, अशोका का धर्म है, वो किस किस चीजों से निगेटिवली प्रभावित होगा। तो कहते हैं निष्ठुरता अगर आपके अंदर हो, आपके अंदर क्रोध है, अभिमान है, ईर्ष्या है, पाप है, ठीक है। तो निष्ठुरता, क्रोध, अभिमान, पाप, अगर ये भावना है तो क्या होगा? धर्म प्रभावित होगा निगेटिवली। तो धर्म क्या होगा? नेगेटिव, यानी नैतिक पतन हो जाएगा, ठीक है। नैतिक उत्थान प्रथा का होने की जगह नैतिक पतन हो जाएगा। ये कई बात, यही नहीं, इनके धर्म में अगर कुछ कुछ हम लोग बेसिकली बातों को समझे कि किन किन चीजों पे इन्होंने वो किया था, तो तीसरे शिलालेख में वो कहते हैं कि अल्प व्यय और अल्प संग्रह दोनों की जानकारी कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि अल्प व्यय करना चाहिए, अल्प व्यय मतलब बेसिकली जो अनावश्यक व्यय है, और अल्प संग्रह, ज्यादा संग्रह ना करो। अल्प संग्रह आप बताओ किसका कॉन्सेप्ट है? जैनिज्म का कि बौद्धिज्म का कि दोनों का, ठीक है। अल्प, ये कब कहते हैं? ये तीसरे शिलालेख में इस बात को बताते हैं। इतना नहीं कहते कि भाई गुरु और शिष्य के बीच में सम्मान की भावना रहनी चाहिए, शिष्य को हमेशा गुरु का क्या करना होगा? आदर करना चाहिए। इस बात पे भी वो चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि भाई शिष्य और गुरु का हमेशा आदर करो, ठीक है। शिष्य को गुरु का आदर करना चाहिए, ठीक है। यानी बेसिकली क्या है? नैतिक उत्थान की आपको सारी बातें चाहिए। तो अशोक का धर्म क्या है? अब अशोक क्या करेगा?
अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए कई सारे अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, जिसको हम लोग अशोक के वृहत शिलालेख में समझेंगे। हमने यहाँ पे क्या समझा कि तीसरे शिलालेख में ये हो रहा है, द्वितीय शिलालेख में ये हो रहा है, 13वें शिलालेख में हो रहा है, ठीक है। धर्म महामात्रों की नियुक्ति के संदर्भ में या धर्म अधिकारियों की नियुक्ति के संदर्भ में, धर्म संरक्षण के लिए जो जो काम किए जाएंगे वो भी शिलालेख में जानकारी मिलती है। तो क्यों ना हम लोग क्या करें कि अशोक के वृहत शिलालेखों को खुद ही देख लें, ठीक है। देख लें भाई कि अशोक के शिलालेख हैं क्या, एक बार उनके वृहत शिलालेखों को समझ ही लेते हैं। तो अशोक के वृहत शिलालेख को आपको मैं बता देता हूं, ये आप लोग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जितना याद हो पाएगा कोशिश करूंगा याद करा दूंगा, ठीक है, निश्चिंत रहना। लेकिन इसको रीड जरूर करना, क्योंकि आयोग को पता है कि वो यहां से गलती करा लेगी, लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। अशोक के शिलालेख में देखो, आप जो प्रथम शिलालेख देखते हैं, पहले तो मैं ऐसे चलो लिख देता हूं, आप पहले प्रथम शिलालेख देखो, फर्स्ट। अब यहाँ पे शिलालेख लिखा है तो अब शिलालेख नहीं लिखूंगा, तो प्रथम शिलालेख क्या कहते हैं। तो प्रथम शिलालेख में यानी पहली राजज्ञा में पहले शिलालेख में वो कहता अशोक कि खर्चीले समारोह पे प्रतिबंध लगाएगा। कहता भाई इससे आप क्या हो जाएंगे, इससे आप भिखारी बन जाओगे, तो खर्चीले समारोह पे प्रतिबंध लगाओ। साथ ही साथ कर्मकांडों को बढ़ावा दे रहे हो तो क्या हो रहा है, पशु बलि प्रथा बढ़ रही है, पशु की जरूरत है, तो पशु बलि पे नियंत्रण लगाएगा, क्योंकि भाई पशु बलि से क्या होगा, एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो रहा है। और जैनिज्म बौद्धिज्म का कॉन्सेप्ट भी आपको पता है, कर्मकांडों पे रोक। और अभी ये किसकी तरफ चल जाएगा, बौद्धिज्म की तरफ। तो जाहिर सी बात है कर्मकांडों पे रोक लगाएगा, यानी पशु बलि प्रथा पे रोक लगाएगा। तो अगला पशु बलि प्रथा पे रोक का कॉन्सेप्ट किधर है, तो प्रथम शिलालेख में है, ठीक है। और ये इसी में कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, यानी राजा हमेशा पिता की तरह होना चाहिए, एज अ लाइक अ फादर हम आपके हैं, ठीक है। ये बोलेगा, पहली बात क्या बोलेगा कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं, सभी मनुष्य मेरी मतलब मेरे जो नागरिक हैं वो मेरी संतान है भाई, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि भाई मैं उनके पिता की तरह हूं। तो पहली बात तो ये बोलेगा। नैतिक उत्थान, देखो ये बातें भी अब कैसे कर रहा है नैतिक, साथ ही अब नैतिक बात दूसरी क्या करेगा, धम धम तो नैतिक उत्थान की बात करता है ना, तो इसके शिलालेखों में आपको धम के कॉन्सेप्ट दिखेंगे हमेशा। दूसरी बात क्या दिखेगा, ये कहेगा पशु बलि को निषेध करेगा, पशु बलि निषेध। भाई तुम पशु बलि नहीं कर सकते हो, बाढ़ में जाओ, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। आगे क्या कहेगा, ये कहेगा एक काम करो, खर्चीले समारोह पे रोक लगाओ। तो खर्चीले समारोहों पर प्रतिबंध लगा देगा, खर्चीले समारोह पर प्रतिबंध। अब हम लोग देखेंगे द्वितीय शिलालेख, द्वितीय शिलालेख समझेंगे। तो द्वितीय शिलालेख क्या है, क्या कर रहा है कि पशु बलि निषेध कर रहा है। तो यार आप ठीक है, लेकिन उन पशुओं का क्या करोगे भाई, पशु बलि नॉर्मली किसको दी जाती थी, जो तंदुरुस्त पशु थे, जो खेती के काम में आ सकते थे, ठीक है, वो कर्मकांड में खत्म हो जा रहे हैं। तो ये बोलेगा एक काम, जो बीमार पशु उनका क्या होगा, तो बोलेगा उनके लिए हॉस्पिटल बनाओ। तो ये कहेगा, इसमें दो बातें मेजरली जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। उनमें दो बातों में जो पहली बात है वो हॉस्पिटल की बात करेगा। वो क्या करेगा, हॉस्पिटल की बात करेगा। क्या भाई कि जो पशु हैं उनके लिए हॉस्पिटल होना चाहिए, यानी बेसिकली पशुओं और मनुष्यों के लिए, पशुओं और मनुष्यों के लिए अस्पताल बनाएगा, ठीक है, पशुओं और मनुष्यों के लिए अस्पताल बनाएगा। और इसने पशुओं और मनुष्यों के लिए अस्पताल बनवाया था, इस बात की जानकारी हमको गिरनार अभिलेख से भी होती है। इस बात की जानकारी हमको कहां से होती है, गिरनार अभिलेख से भी होती है। यहां पे ध्यान देना, ऊपर मैंने गिरनार अभिलेख आपको पढ़ाया था ना, यहां पे कहां पढ़ाया था, यहां। तो यहां से हमको क्या जानकारी मिलती है कि इसने पशुओं और मनुष्यों के लिए अलग अलग हॉस्पिटल बनाया, अलग अलग अस्पताल बनवाया, अलग अस्पताल। देखिए आपकी क्लास के लिए ही फोन आ रहा है कि सर क्लास अपलोड कर दीजिए, देर हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, हमको लगता है द्वितीय शिलालेख पे हमको रुकना पड़ेगा। और इसमें इसने क्या बताया था, तो इसमें सीमावर्ती राज्यों के बारे में चर्चा किया है। इसमें और क्या चर्चा है, तो सीमावर्ती, ठीक है, सीमावर्ती राज्यों के ऊपर चर्चा किया गया। और सीमावर्ती, जब हम लोग राज्यों की बात करते हैं तो इसमें सीमावर्ती राज्य कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आते हैं आपके चोल, इसमें आपके आते हैं पांड्य, ठीक है, तत्तीय पुत्र। अभी एक जगह और सीमावर्ती राज्यों की चर्चा मिलेगी, उसमें डिफरेंसेस क्या है कल पूछूंगा फिर आपको। तत्तीय पुत्र एवं केरल पुत्र,
इनके अलावा एक सेवावर्ती हाँ केरल पुत्र इनकी, ठीक है, इनके उल्लेख मिलता है। एक साथ ताम्रपर्णी का भी उल्लेख मिलता है, तथा ताम्रपर्णी का उद्योग तथा ताम्रपर्णी का उल्लेख मिलता है, ताम्रपर्णी का उल्लेख। अब फिर बाकी चीजें हमको कल ही देखना पड़ेगा क्योंकि क्लास के लिए फोन भी आ रहा है, आप समझ होंगे। प्रथम द्वितीय तो 2 देख लें। इसके बाद से हम लोग धर्म यात्राओं का प्रारंभ देखेंगे। जब 8वां पढ़ेंगे तो वहीं पे 8वें शिलालेख में क्या लिखा है, 8वें शिलालेख में धर्म यात्राओं का प्रारंभ करने का आदेश दिया था, और खुद भी धर्म यात्रा प्रारंभ करता है। बोधगया से इसने पहली धर्म यात्रा प्रारंभ की। फिर सप्त स्तंभ लेखों को हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ते भी है दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, फिरोज शाह तुगलक उठा के लेके आया था, ठीक है। फिर हम लोग लघु स्तंभ लेखों को इसमें पढ़ेंगे, जो लघु स्तंभ लेखे जिसमें सांची, सारनाथ, कौसाम्बी, रुक्मिणदेही, ठीक है, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। फिर हम लोग अशोका, ठीक है। तो ये छोटे से टॉपिक हमको लग रहा है कि लगभग 15 मिनट का टॉपिक 20 मिनट का और छूट गया, इसको हम लोग कल की क्लास में देख लेंगे। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना भाई क्लास कैसी थी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तुम लोग नहीं कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, कर लो भाई। अभी बहुत काम करना है, बहुत साथ देना है, बहुत साथ रहना है, तो इतना ट्रस्ट बनता है। जय हिंद, जय भारत।